हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसके पिछले 6 वीडियोस में मैंने आपको सारी थ्योरी वाला पार्ट करा दिया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है। तो देखिए, दो आवर्त सारणी अभी तक मेनली बने हैं, वैसे तो बहुत सारे बने हैं लेकिन दो ही ज़्यादा चले हैं, मेंडलीफ का और आधुनिक वाला। मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाया था, जबकि आधुनिक वाला बना हुआ है परमाणु क्रमांक के आधार पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे जब हमने पीरियोडिक टेबल में उनको रखा तो समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रहे और भिन्न वाले अलग हो गए। ये भौतिक आधार है। आवर्त सारणी में व्यवस्था का भौतिक आधार समान गुणधर्म यानी भौतिक रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखना है। जैसे ऊपर से नीचे जाते हो तो ये वर्ग कहलाता है। तो इसमें जो तत्व रहेंगे उनके भौतिक रासायनिक गुण एक जैसे हैं। चूंकि तत्वों के ये गुणधर्म मुख्यतः उनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, अतः किसी समूह के तत्वों के परमाणुओं के संयोजी कोष विन्यास समान होते हैं। जैसे कि पहला वर्ग आप जाते हैं तो उसमें NS1 लिखा रहेगा हर एक में, 1 2 3 4 S1 ऐसा। दूसरे में जाएंगे तो NS2 लिखा रहेगा, मतलब 1s² 2s² ऐसा। तो एक वर्ग का अंतिम संयोजी कोष जो इलेक्ट्रॉन है वो समान उपकोष में रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका एक जैसा हो जाता है। ठीक है, मेंडलीफ ने किस महत्वपूर्ण गुणधर्म को अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया? क्या ये उस पर दृढ़ रहे? तो यस, दृढ़ रहे। आखिरी तक उन्होंने उस पर कोई चेंज नहीं किया और उन्होंने परमाणु भार को आधार माना था। यही अंतर है आधुनिक और मेंडलीफ वाले में। मेंडलीफ ने परमाणु भार को माना, आधुनिक में हम परमाणु क्रमांक को मानते हैं। मेंडलीफ ने परमाणु भार को तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना तथा तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। वह अपने आधार पर निष्ठापूर्वक दृढ़ रहे तथा उन्होंने उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जो उस समय ज्ञात नहीं थे, तथा उनके परमाणु भारों के आधार पर उनके लक्षणों या गुणों की भी व्याख्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी। उनकी भविष्यवाणियां उन तत्वों के खोज होने पर सत्य पाई गई। तो बहुत सारे खाली स्थान छोड़े गए थे, जैसे गैलियम के लिए छोड़ा गया था, और जब वो खोजे गए तो बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे मेंडलीफ ने उनकी भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर ये रखा जाएगा, इनका परमाणु भार इतना रहेगा, उनका घनत्व इतना रहेगा, भौतिक गुण रासायनिक गुण ऐसे रहेंगे। सब कुछ बता दिया था पहले से, और जब खोजे गए तो बिल्कुल वैसे ही निकले थे। मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है? तो मैंने बताया परमाणु भार और परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मेंडलीफ का आवर्त नियम तत्वों के परमाणु भारों पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। इस प्रकार मौलिक अंतर वर्गीकरण का आधार है। तो आप देख सकते हैं कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़े हैं। नेक्स्ट है, क्वांटम संख्याओं के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में 32 तत्व होने चाहिए। तो देखिए, ये ऐसे जाते हैं तो ये आवर्त हैं, तो ये 6वें आवर्त में टोटल 32 तत्व होंगे। इस बात को साबित करने के लिए बोल रहा है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में प्रत्येक आवर्त एक नई कक्षा के भरने से प्रारंभ होती है। आवर्त में कक्षक बढ़ते जाते हैं, पहले आवर्त में 1 कक्षक, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसा बढ़ते जाते हैं। तो 6वें आवर्त में 6 कक्षक हैं, 6। ठीक है, 6वां आवर्त मुख्य क्वांटम संख्या 6 है, मतलब n बराबर 6 से प्रारंभ होता है। इस कक्ष के लिए n बराबर 6 तथा l बराबर 1 2 3 होगा। कैसे? तो 6वें नंबर के आते तक S P D F ये सभी उपकोष भरते हैं 6वें आवर्त में आते तक। इसके लिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये परमाणु संरचना में मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसलिए इसका उच्च मान आदेशित नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा, चूंकि F के बाद G आना चाहिए, G के लिए 4 होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा किसी भी परमाणु में नहीं पाया गया है F से ज़्यादा। ठीक है, इस प्रकार उपकक्षाएं 6s p d तथा 6f, यहां पर f लिखना था, 6f इलेक्ट्रॉनों के समावेशन के लिए उपलब्ध है, किंतु ऑफ बाउ नियमानुसार
6d तथा 6f उपकक्षाओं की ऊर्जा 7s उपकक्षाओं की ऊर्जा में अधिक होती है। देखिए 7s का मतलब कितना हुआ, 7 धन 0 बराबर 7 हुआ, ठीक है। 6d का मतलब कितना हुआ, 6 धन spd यानी 2 यानी 8 हो गया ये, ठीक है। 6 धन 3 बराबर 9 हो गया। तो मतलब ये है कि 6d और 6f भरेंगे उससे पहले 7s भर जाएगा, क्योंकि उसका जो ऊर्जा लेवल है वो 7 है, इनका ऊर्जा लेवल 8 हो रहा है, इसका ऊर्जा लेवल 9 हो रहा है, इसलिए 7s पहले भरेगा। इसलिए ये कक्षाएं 7s उपकक्षाओं के भरने तक नहीं भरती हैं, मतलब 7s पहले भरेगा फिर 6d और 6f भरेंगे, ये f है ना, ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त 5d तथा 4f उपकक्षाओं की ऊर्जाएं 6p उपकक्षाओं से कम होती हैं। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 और 2 7 हो रहा है और 4 और 3 7 हो रहा है, जबकि 6 और 1 7 हो रहा है। तो अब यहां पर आप देखिए कि 6p जो है इसमें मुख्य क्वांटम संख्या 6 है, टोटल में इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7 हो रहा है ना, तो जिसकी क्वांटम संख्या सबसे कम रहेगी वो पहले भरेगा, ठीक है। तो पहले 4f फिर 5d फिर 6p भरेगा, ऐसा रहेगा। इसलिए छठवें आवर्त में इलेक्ट्रॉन्स केवल 6s 4p नहीं सॉरी 4f, एक मिनट, अतिरिक्त 5d तथा 4f उपकक्षाओं की ऊर्जा 4 3 7, हाँ 4f है ये, 5d तथा 6p उपकक्षाओं में भरते हैं, ऐसा भरते जा रहे हैं। देखिए 6s 4f 5d 6p ऐसे भरते जा रहे हैं। इन उपकक्षकाओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्रमशः 2 14 10 तथा 6 होती है। देखिए मैंने ठीक बताया है इसको, 6s में 2, f में 14 चूंकि 7 उपकक्षक होते हैं, 5 में d है यानी 5 दूनी 10 और इसमें 3 दूनी 6, इतने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये सारी चीजें मैंने परमाणु की संरचना पढ़ाया अभी। अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ने से पहले परमाणु की संरचना नहीं पढ़ेंगे तो ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा आपको। अर्थात कुल 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी कारण छठवें आवर्त में 32 तत्व होंगे, ठीक है। तो 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक, तो 32 तत्व बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि z बराबर 114, ये 114 है, z बराबर 114 कहां स्थित होगा। ये देखिए z बराबर 114 तत्व कहां पर स्थित होगा, आवर्त और वर्ग में आप ये पोजीशन बताइए। तो सबसे पहले 114 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 1s² 2s, ये पूरा आप लिखिए, देखिए पूरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो ये 5f14 से पहले का जो है, 5f14 से पहले के जो हैं वो रेडॉन जैसे हैं। तो रेडॉन के बाद 5f14 6d10 7s² 7p2 ये आएगा, ठीक है। 5f15 6d10 ये थोड़ा सा यहां पर छूट गया लग रहा है मुझे, ये 6s² 6p6 जो है ये छूटा हुआ है यहां पर लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से लिख लेंगे। यह स्पष्ट है कि दिया गया तत्व एक सामान्य तत्व है तथा आवर्त सारणी के p ब्लॉक से संबंधित है। क्यों p ब्लॉक से संबंधित है, क्योंकि आखिरी में आप देखिए 7p² लिखा है, तो p ब्लॉक में आ रहा है। चूंकि इस तत्व में n बराबर 7 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, आखिरी में 7 भी लिखा है, देख सकते हैं, तो 7वें आवर्त में आएगा ये, आखिरी आवर्त में, अतः यह आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में स्थित होगा। इसके अतिरिक्त समूह की संख्या बराबर 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इस जरा फार्मूले को ध्यान रखेंगे कि समूह की संख्या निकालनी है आपको,
जैसे आपने आवर्त तो निकाल ले कि 1 2 3 4 5 6 7वां, 1 2 3 4 5 6 7वें आवर्त में है, ऐसे जाएंगे। अब समूह 1 2 3 4 5 कौन से समूह में रहेगा, उसको निकालने का तरीका यह है कि आप 10 लीजिए और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, यानी 14वें आवर्त में रहेगा। 10 के बाद के लिए हम ऐसे ही निकालते हैं, तो सॉरी 7वें आवर्त में और 14वें समूह में, ऐसे वाले में 14वें समूह में रहेगा। ठीक है, अतः दिया गया तत्व 7वें आवर्त में और 14वें समूह में स्थित है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित है। मतलब ऐसा करके दे रहा है 1 2 तीसरा आवर्त, ठीक है, और 1 2 करके ये 17वां वर्ग। 17वां वर्ग का सीधा मतलब है कि हैलोजन होना चाहिए ये। और तीसरे आवर्त में मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, और ठीक है यही होगा। तो ये हेलोजन में आपका निकलेगा। देखिए 17वां वर्ग हेलोजन का है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तीसरे आवर्त में केवल 3s तथा 3p कक्षकाएं भरती हैं, अतः आवर्त में केवल 2s तथा 6p ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया तीसरे आवर्त में 1 2 तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में 3 रहेगा तो 3s 3p और 3d होना चाहिए, लेकिन यहां पर 17वें नंबर में है चूंकि, तो 3s और 3p ही कक्षाएं भरेंगी। और इसमें 1s 2s, यहां पर आप देख सकते हैं कि s में 2 और p में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरा आवर्त z बराबर 11 से प्रारंभ होकर z बराबर 18 पर समाप्त होता है, अतः z बराबर 11 तथा z बराबर 12 के तत्व ब्लॉक में स्थित होंगे। ठीक है, मतलब कि तीसरे आवर्त में अगर हम जाते हैं तो ये आपको मिलेंगे। ठीक है, अगले 6 तत्व z बराबर 13 समूह से z बराबर 18 समूह 18 p ब्लॉक के तत्व हैं, इसलिए वह तत्व जो 17वें समूह में स्थित है उसका परमाणु क्रमांक z बराबर 17 होगा। तो ये हो गया क्लोरीन, क्योंकि पहला जो आवर्त है उसमें केवल हाइड्रोजन है और हीलियम है, दूसरे में आपका इधर फ्लोरीन से चालू होता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि दूसरे में फ्लोरीन है तो तीसरे में क्लोरीन आ जाएगा। पहले वाले में हाइड्रोजन और हीलियम है केवल, यहां पर हीलियम, यहां पर फ्लोरीन जो है दूसरे आवर्त से शुरू हुआ है तो तीसरे में क्लोरीन आ जाएगा। तो z बराबर 17 का मतलब ये क्लोरीन हुआ, क्लोरीन। तो क्लोरीन की उपस्थिति पूछ रहा है ये। तो आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के आप सीधा सीधा लिख दें कि पहले आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम है, दूसरे आवर्त में फ्लोरीन चालू होगा, तो तीसरे आवर्त में क्लोरीन होगा और ये 17 नंबर होगा, ये ऐसा लिख दीजिए। कौन से तत्व का नाम निम्नलिखित द्वारा दिया गया है? लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला द्वारा और सीबॉर्ग समूह द्वारा। तो देखिए लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला द्वारा लॉरेंशियम जो कि z बराबर 103 है, तथा बर्कले के नाम पे बर्केलियम, यानी 2 नाम दिया गया है, लॉरेंशियम 103 और बर्केलियम 97 वाले को। जबकि सीबॉर्ग समूह द्वारा सीबॉर्गियम को दिया गया है z बराबर 106 को। तो जो देश हैं अपने वैज्ञानिकों के नाम पे, अपने प्रयोगशालाओं के नाम पे, अपने देश के नाम पे, ये सब चीजों को नाम को देते हैं, और इसी पे झगड़ा हुआ है पहले अमेरिका और रूस के बीच में। नेक्स्ट, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? क्योंकि एक वर्ग में जाएंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है, उनके बाह्यतम कोष में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बराबर है, इसलिए वो रासायनिक और भौतिक जो गुण है एक जैसे प्रदर्शित करते हैं। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। इसी कारण से एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया। जैसे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को आप देखेंगे
तो यहाँ पर 2ac², 3ac², 4ac² ऐसा लिखा रहेगा, सॉरी 1 रहेगा ना, 1 ऐसा रहेगा। परमाणु त्रिज्या और आणिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? तो परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों तक की जो दूरी है वो परमाणु त्रिज्या है, और उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दें, आयन बना दें उसको, केटायन और एनायन, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? तो जो केटायन है यानी धन आयन है उनकी त्रिज्या कम हो जाती है और एन आयन यानी ऋण आयन की त्रिज्या बढ़ जाती है परमाणु की तुलना में। परमाणु की त्रिज्या से तात्पर्य परमाणु का आकार है जो परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी के बराबर मानी जाती है। ठीक है, तो नाभिक से जैसे जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में है वहीं तक माना जाता है। मान लो इसमें अंतिम कक्षा ये है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी परमाणु त्रिज्या है। किसी आयन की आयनिक त्रिज्या उसके नाभिक तथा उस बिंदु के मध्य की दूरी को माना जाता है जिस पर नाभिक का प्रभाव आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ पर प्रभावी होता है। तो आप जब एक आयन बना देते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाए हैं धन आयन, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो नाभिक बाकी इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा आकर्षित करके थोड़ा पास में ले आता है। ठीक है, और कहीं अंतिम कोश का एक इलेक्ट्रॉन है वही निकल गया है तो कोश की संख्या भी कम हो जाती है। तो निश्चित है धन आयन बनाएंगे आप इलेक्ट्रॉन को निकाल करके तो परमाणु की त्रिज्या कम होती है, और ऋण आयन बनाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हमने काफी विस्तृत अध्ययन किया है अपने 6 वीडियोस में इसके इस चैप्टर के। नेक्स्ट, किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? तो आपको मैंने बहुत बार बताया इसमें इस पूरे चैप्टर में कि जैसे ही आप आवर्त में आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ती, कोश की संख्या नहीं बढ़ती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, उनके बीच में आकर्षण बढ़ते जाता है तो वो छोटा होता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे एक आवर्त में और उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी, आकार कम होता जाएगा, तो क्या आकर्षण बल बढ़ते जाएगा। लेकिन जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश की संख्या बढ़ती है साथ में, तो कोश की संख्या 1 2 3 4 बढ़ती जाएगी तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। आवर्त में लेफ्ट से राइट घटेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा वर्ग में, ये ध्यान रखेंगे आप। आवर्त में परमाणु त्रिज्याएं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्याएं नियमित क्रम में क्षार धातु से हैलोजन तक घटती हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, फलस्वरूप बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, कोश नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ रहा है। इस कारण इनकी नाभिक व बाह्यतम कोशों के बीच की दूरी क्रमशः घटती जाती है, अतः परमाणु त्रिज्या घटती है। यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया जा रहा है। उत्कृष्ट गैसों का ना जो गुणधर्म है वो बाकी से एकदम अलग रहता है, क्योंकि वो संतुष्ट होकर बैठे हुए हैं, हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो बाकी की तुलना में कुछ अलग ही उनका चलते रहता है गुणधर्म। एकल परमाणु होने के कारण उनकी आबंधित त्रिज्या बहुत अधिक है, इसलिए उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या से ना करके वान डेर वाल त्रिज्या से करते हैं। ठीक है, कुछ तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या का मान निम्नलिखित सारणी 1 में दिया गया है, देख सकते हैं, है ना। तो परमाणु जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आप देख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वो घट रही है। 152, 111, 88, 77, 70, 74, 72 कम हो रहे हैं, देखिए। वैसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का भी आप देखिए 186, 160, 143, 117, 110, 104, 199। लेकिन आवर्त में देखिए कि लिथियम, सोडियम में थोड़ा सा एक्चुअली इनका जो व्यवहार है पहले वाले का बाकी की तुलना में व्यवहार थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी परमाणु त्रिज्या यहाँ पर फिर भी बढ़ी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ना ही है, तो 152 है, 186 है, 111 है, 160 है, 88 है, 43 है, ये देखिए आप बढ़ते जा रहा है ना। तो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती है, लेकिन आवर्त में जाने से घटती है क्योंकि कोश की संख्या नहीं बढ़ती है,
बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। द्वितीय आवर्त में परमाणु त्रिज्या में परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तन चित्र 1 में प्रदर्शित वक्र द्वारा और अधिक स्पष्ट होता है। वक्र में स्पष्ट प्रदर्शित है कि नितांत बाईं ओर स्थित क्षार धातु लिथियम की परमाणु त्रिज्या अधिकतम तथा नितांत दाईं ओर स्थित हैलोजन F यानी फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या का मान न्यूनतम है। तो ऐसे जा रहे हैं, उससे ग्राफ को दिखाया, देखिए कि निरंतर घटता गया है। थोड़ा सा बीच बीच में अप डाउन होता है, वो कई चीजों पे निर्भर करता है, इसको ध्यान रखेंगे। वर्ग में परमाणु त्रिज्या जो है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है इलेक्ट्रॉन कोशों की संख्या भी बढ़ती जाती है, फलस्वरूप बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घटती है, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसके अलावा स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने बताया था, एक परिरक्षण प्रभाव कि अंदर के कोश के जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में अड़ जाते हैं, जिससे आकर्षण बल और कम हो जाता है। एक तो कोश की संख्या बढ़ी, बीच में इलेक्ट्रॉन अड़ गए, उन्होंने आकर्षण बल को कम कर दिया तो और कम हो गया। निम्नांकित सारणी 2 में धातुओं तथा हैलोजन तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें आप देख सकते हैं कि 152 से शुरू होकर हमेशा बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को भी आप देखिए कि ये भी बढ़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो मान दिए हैं ना, उनको आपको याद करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारणी बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको जरा याद कर लेंगे कि कितना कितना है। 152, 186, 231, 244, 252 और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन का 72, 99, 114, 133, 140 बढ़ते क्रम में है। कभी भी ध्यान रखेंगे कि एक लड़का, एक बच्चा, एक लड़की जो है 95% लाती है, ये लाता है, दूसरा वाला 80% लाता है, तीसरा वाला 60% लाता है। तीनों में अंतर क्या है? 80% और 95% वाले के नॉलेज में अंतर नहीं है, लिखने के तरीके में अंतर है। 95% वाला या वाली वो पूरी तरह से परफेक्ट इस तरह से बॉक्स बना करके सब कुछ लिखती है, जबकि जो 80% वाला है कई जगह वो लापरवाही कर देता है। तो 60% वाला तो बिल्कुल शॉर्ट में लिख करके निपटा देता है, जो गाइड है उनको पढ़ करके। तो आप ऐसा ना करें, आपको जिस तरह से दिया गया है यहाँ पर उत्तर, उसी तरह से आप बनाएं। ठीक है, ये मैंने कुछ वेबसाइट से खोज खाज के लाया है आपके लिए, तो आप इसका उपयोग करें और इसको लिखें अपनी कॉपी में। और जो जो गलतियां मैंने बताई हैं बीच बीच में, प्रिंट मिस्टेक, उसको सुधार के लिखेंगे आप। वर्ग में परमाणु क्रमांकों के साथ क्षार धातुओं तथा हैलोजनों की परमाणु त्रिज्याओं में परिवर्तन चित्र 2 में प्रदर्शित वक्र द्वारा और अधिक स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे, तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इन दोनों का। तो परमाणु त्रिज्याएं इस तरह से बढ़ती हैं वर्ग में जाने पर। ठीक है, मानों से यह स्पष्ट होता है कि लिथियम की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम, सीजियम की अधिकतम, इसी प्रकार हैलोजन में फ्लोरीन की अधिकतम और आयोडीन की, फ्लोरीन की न्यूनतम और आयोडीन की अधिकतम है। ये आप दोनों चीजों को इस ग्राफ से देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये आवर्त में सबसे पहले पाए जा रहे हैं, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 17वें यानी लगभग आखिरी में पाए जा रहे हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया ना कि जब आप दाएं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या कम होती है। तो देखिए ये दोनों की तुलना कर लीजिए, ये सबसे लेफ्ट में है तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा है, ये सबसे राइट में है तो कम है। वैसे इनका भी होते जा रहा है, देखिए, है ना। तो लेफ्ट में परमाणु त्रिज्या ज्यादा है और राइट में कम है, और ऊपर में ज्यादा है, ऊपर में कम है और नीचे में ज्यादा है। तो इनको जरा सा विशेष ध्यान रख करके लिखेंगे। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी स्पीसीज का नाम लिखिए जो निम्नलिखित परमाणुओं या आयनों के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगी। तो आपको एक स्पीसीज का नाम लिखना है जो फ्लोरीन के जैसा, आर्गन, मैग्नीशियम 2+, रुबिडियम 1+ के जैसा हो। ठीक है, तो इन सभी में देखिए वे स्पीसीज विभिन्न तत्वों के आयन या परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। तो सम स्पीसीज का मतलब है कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन ले करके, दे करके, बराबर करके हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर कर देते हैं।
उन सभी को सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो पहला वाला यहां पर लिखा है F माइनस है, ध्यान रखेंगे ये F माइनस है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, F माइनस है और आर्गन है, ठीक है। तो देखिए F माइनस का मतलब होता है 9 धन 1 बराबर 10, ये 10 हो गया, ठीक है। तो इसमें परमाणु में मतलब फ्लोरीन में पहले 9 था, 1 माइनस लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो 10 हो गया। अब 10 के बराबर कौन है, तो 10 के बराबर आपको यहां पर देखिए कि फ्लोरीन में 10 हो गए, 9 1 10 इलेक्ट्रॉन है, इनकी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये होगी नाइट्रोजन का 3 माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन में पहले 7 है, 3 और दे दिए तो 10 हो गए, ठीक है। और कौन हो सकता है, तो ऑक्सीजन 2 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 और 2 और दे दिए 10 हो गया। नियॉन पहले से 10 है, सोडियम में 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 10 हो गया। एल्यूमिनियम में 13 थे, 3 निकाल दिए तो 10 हो गए। मैग्नीशियम को भी लिख सकते थे, मैग्नीशियम में 12 थे, 2 निकाल दिए तो 10 हो जाएंगे, यानी मैग्नीशियम 2+ लिखेंगे तो भी सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो मतलब ये है कि फ्लोरीन 1 माइनस जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज कौन कौन हो सकते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन 3 माइनस है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 7 में तो 10 हो गए, ऑक्सीजन में 2 जोड़ दिए, नियॉन तो बराबर है, सोडियम में से 1 निकाल दिए, एल्यूमिनियम में से 3, मैग्नीशियम में से 2, तो ये इतने सारे सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। दूसरा है आर्गन, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कैसे बना सकते हो 18, जैसे कि फास्फोरस है, देखिए फास्फोरस में पहले से 15 है, 3 और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 18, तो P3 माइनस हो गया। सल्फर में पहले से 16 है, 2 दे दिया 18, क्लोरीन में 17 है, 1 दे दिया 18, पोटेशियम में 19 है, 1 निकाल दिए तो 18, कैल्शियम में 20 था, 2 निकाल दिए तो 18। इस तरह से हम 18 18 18 करते चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनों को दे करके या ले करके। मैग्नीशियम 2+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सम इलेक्ट्रॉनिक यहां पर जो लिखे हैं पहले वाले में वो सभी मैग्नीशियम के सम इलेक्ट्रॉनिक है। ये देखिए नाइट्रोजन 3+, ऑक्सीजन 2+, फ्लोरीन 1 माइनस, नियॉन 10, सोडियम 1, ये ऐसा। अब है रुबिडियम प्लस, कैसे, रुबिडियम में 37 होते हैं, 1 निकाला है आपने, 36 बचा है। 36 के बराबर कौन कौन है देखिए, तो ब्रोमाइड आयन है, क्योंकि 35 धन 1 कर दिया आपने तो 36 हो गया, ब्रोमीन 35 होता है। क्रिप्टॉन ऑलरेडी 36 है, स्ट्रोंशियम में 38 था, 2 निकाल दिया तो 36 बचा। ये आप समझ पा रहे होंगे कि परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ले करके दे करके हम उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उतना कर देते हैं जितना कि हमको यहां पर सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए पूछा गया है। इस तरह से हमने किया, ठीक है। निम्नलिखित स्पीसीज पर विचार कीजिए, N3- 2- F1- सोडियम एल्यूमिनियम, इनमें से क्या समानता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान रखेंगे, एक तो सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है, सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 मिलेगी, देखेंगे। आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटी रहेगी वो जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये उससे बड़ी 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 और ये उससे बड़ी। मतलब सीधा सीधा आप इसको ऐसे करके लिख दें तो इसी क्रम में ये होते चले जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देते हैं वो उतना बढ़ते जाता है परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, और जितने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं उतनी छोटी होती जाती है, ठीक है। तो दी गई प्रत्येक स्पीसीज में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सब सम इलेक्ट्रॉनिक है, पहली बात, ठीक है। अब बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या आप देखिए, तो जिसमें धन आवेश ज्यादा रहेगा वो उतना छोटा रहेगा, जिसमें ऋण आवेश ज्यादा रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा। तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं जो क्रम है जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि एल्यूमिनियम का सबसे छोटा है, मैग्नीशियम उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, फ्लोरीन उससे बड़ा, ऑक्सीजन और नाइट्राइट ये उससे बड़े हैं, ठीक है। बाकी ये बीच वालों को आप लिख लेना जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, जो मैंने आपको बताया ये वही चीज है। धन आयन अपने जनक परमाणु से छोटे क्यों होते हैं और ऋण आयनों की त्रिज्या बड़ी क्यों होती है।
धन आयन इसलिए छोटी हो जाती है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो दो चीजें हो सकती हैं कि सबसे बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एक या दो या तीन उनको निकाल दिया आपने, तो एक तो कोष कम हो गया, छोटा हो गया, उसके कारण से परमाणु त्रिज्या कम हो गई, आयनिक की त्रिज्या धनावेश में। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉनों के निकाल देने से धन आवेश तो उतना ही रह जाता है, ऋण आवेश कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा बल के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, तो थोड़ा और पास आ जाते हैं। एक तो कोष की संख्या कम हो सकती है, दूसरा कि इलेक्ट्रॉन पास में आ जाते हैं आकर्षण बल से, इसलिए वो छोटे हो जाते हैं। और ठीक विपरीत चीज होता है ऋण आयन में। जनक परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी लिखा है ना, प्रभावी का मतलब है कि एक्चुअली नाभिक में आवेश नहीं बढ़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाने से प्रभावी बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रभावी शब्द लिखना जरूरी है। इस प्रकार बचे हुए इलेक्ट्रॉन अधिक नाभिकीय आकर्षण का अनुभव करते हैं, परिणाम स्वरूप त्रिज्या घटती है। इसी कारण धन आयन की त्रिज्या जनक परमाणु से छोटी होती है। दूसरी ओर जनक परमाणुओं में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि बाहर बढ़ गया ना, इसलिए घट गया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन कम नाभिकीय आकर्षण या खिंचाव अनुभव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण कम हो गया, परिणाम स्वरूप त्रिज्या बढ़ती है। इसी कारण ऋण आयनों की त्रिज्या उनके जनक परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है। बहुत बढ़िया लिखा है, बढ़िया से नोट्स आपको मिल जा रहा है। आप थोड़ा मेहनत करें, कॉपियों में लिखें इनको, थोड़ा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आप ऑब्जेक्टिव की कोई किताब ले लें, हिंदी मीडियम में भी आती हैं, मास्टर एनसीईआरटी आती है, एमटीजी फिंगर टिप्स आती हैं, ये सब हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। एक यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर भी आती है, लेकिन वो उतनी अच्छी बुक नहीं है, आप ले सकते हैं, बढ़िया है वो भी, ऐसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। तो हिंदी मीडियम में 2-3 पब्लिकेशन ने अपनी बुक निकाली है एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि 2019 और 2020 दोनों का जो नीट हुआ है उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पूरी तरह से एनसीईआरटी से पूछा है। फिजिक्स में 50% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं, 50% थोड़े बाहर से हैं। ठीक है, तो आप बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से ही पूरा तैयार करें। एनसीईआरटी तो मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन आंसर भी करा दे रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ जो है किताब से करनी पड़ेगी। उसके लिए अभी मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूं, नहीं तो मैं निश्चित ही उसके लिए भी आपको पढ़ा दूंगा बोर्ड में, लेकिन उसके लिए समय अभी थोड़ा कम है मेरे पास, इसलिए आप फिलहाल इस में लेट ना करें और कोई किताब खरीद करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू करें। ठीक है, पूरे एनसीईआरटी तैयार करो बस, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी, और कुछ मत छोड़ो। उसके बाद आप देखिए कि आपके पूरे मार्क्स आते हैं कि नहीं। ठीक है, आप खोल के देख लीजिए एनसीईआरटी इसको, इस साल के क्वेश्चन पेपर को, तो जो 2-3 चैप्टर अभी तक मेरे से पढ़ चुके हो उनके क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि नहीं, कि वो क्वेश्चंस इसमें से आए हैं कि नहीं, आपको समझ में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी मीडियम के, हिंदी मीडियम में है किताबें, काहे चिंता कर रहे हो, और मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा ही रहा हूँ आपको, है ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि थोड़ा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो जाए और मेरे भी चैनल का व्यू थोड़ा बढ़ेगा, इतनी हेल्प कर दीजिए आप बस, कि जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु तथा आद्य अवस्था पदों की सार्थकता क्या है। आयनन एंथैल्पी का मतलब है किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो होता है आयनन एंथैल्पी। और किसी परमाणु को जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो कितनी ऊर्जा देती है, ये हो गई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। विलगित गैसीय परमाणु का मतलब है कि वो परमाणु बाकी परमाणुओं से अलग होना चाहिए, वो दूसरे से जुड़ के अणु नहीं बनाया होना चाहिए। और आद्य अवस्था पदों का मतलब है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन शुरू से थे उतने होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 11 होने चाहिए। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो आप, तो उसको कितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, ये उसकी आयनन एंथैल्पी है। वैसे ही मान लो कि फ्लोरीन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, उसको आप 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हो, आसानी से ले लेता है और बदले में वो एक कुछ ऊर्जा दे देता है, तो वो जो ऊर्जा देता है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हुआ। इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब प्राप्त किया तो कितनी ऊर्जा दिया, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो बदले में ऊर्जा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन देते हो तो उससे बदले में ऊर्जा मिलेगी।
यह लगभग सभी परमाणुओं के लिए लागू होता है, सिर्फ आदर्श गैसों को छोड़ करके। उसमें देने के लिए भी या लेने के लिए दोनों में ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको। किसी परमाणु के नाभिक द्वारा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल काफी मात्रा में अणु में उपस्थित अन्य परमाणुओं तथा पड़ोसी परमाणुओं की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अणु में अगर जुड़ा हुआ है परमाणु या बहुत ज्यादा परमाणु है तो फिर आपकी आयनन एंथैल्पी या लब्धि एंथैल्पी बदल जाएगी। चूंकि इस बल का परिमाण आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों को निर्धारित करता है, अतः इन्हें विलगित परमाणुओं के लिए परिभाषित करना आवश्यक है। किसी अणु में या दूसरे परमाणु के पास ये नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एक अकेले परमाणु को विलगित करना संभव नहीं है, चूंकि गैसीय अवस्था में परमाणु या अणु काफी अलग होते हैं। आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी गैसीय परमाणुओं के लिए परिभाषित की जाती है तथा यह माना जाता है कि वे विलगित हैं। जब आप किसी को गैस अवस्था में ले जाते हो तो ज्यादातर परमाणु दूर दूर हो जाते हैं, तो हम उसको विलगित हो गए हैं ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट निम्नतर ऊर्जा की अवस्था अर्थात सबसे अधिक स्थायी अवस्था को निर्देशित करती है। मतलब जो ग्राउंड स्टेट है जितना शुरू से था उतने ही है परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स। यदि परमाणु उत्तेजित अवस्था में है तो इसकी ऊर्जा का एक निश्चित मान होगा और इस अवस्था में आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान भिन्न होंगे। अगर आप परमाणु को पहले से ऊर्जा दे के रखे हो, उसके इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर दिए हो या ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉनों को अंदर कर दिए हो, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, तो फिर आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों बदल जाएंगे। इसलिए ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में होता है शुरू से उसी कक्षक में होना चाहिए, उसी उपकक्षक में होना चाहिए परमाणु में। अतः आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को तथा के मान लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करते समय एक गैसीय परमाणु को आद्य अवस्था में स्थित होना आवश्यक है, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, नहीं तो चेंज हो जाएंगे उसके मान। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, यह तो हम शुरू से परमाणु की संरचना में भी देखे थे। परमाणुिक हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी जूल पर मोल के पदों में परिभाषित कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा टोटल इतनी माइनस है। अगर इतनी ऊर्जा आप बाहर से दे दोगे तो इतनी ऊर्जा को लेकर के उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, बस वही उसकी आयनन एंथैल्पी है। तो हाइड्रोजन परमाणु की आद्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है यह है कि अनंत में उसकी ऊर्जा कितनी होगी, पहले कितनी थी। तो आपको पता है कि जब परमाणु निकल जाते हैं तो उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है, जब अंदर थे तो उसकी ऊर्जा इतनी थी, तो ये इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। परमाणुिक हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी जूल पर मोल में निकालना है ना, तो पर मोल का मतलब एक मोल में कितनी, क्योंकि एक हाइड्रोजन से निकालने के लिए इतनी ऊर्जा, तो एक मोल होता है 6.023 10 टू पावर 23, ये एक मोल होती है। जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, बस ये एक मोल में इतने होते हैं, है ना। तो एक से निकालने के लिए इतनी, तो इसको गुणा कर दो इतने से, ये देखो गुणा कर दिया तो इतना आ गया। गुणा करना अगर आपको नहीं आता है तो बेटा मेरे पहले चैप्टर के वीडियोस पढ़िए, उसमें मैंने आपको गुणा भाग करना बताया है। ठीक है, अब अगले क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू, बाय।